मंगलेश डबराल की बेहद खूबसूरत हिंदी कविता संगतकार। आज की इस चर्चा में हम इसी कविता की गहराइयों में उतरने वाले हैं। यहाँ हम सिर्फ पंक्तियों का अर्थ नहीं समझेंगे, बल्कि उन शब्दों के पीछे छिपे गहरे दर्शन और उन अनसुने नायकों की कहानी को महसूस करेंगे जिन पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता। जरा सोचिए, किसी भी सफल प्रदर्शन के पीछे असली नायक आखिर होता कौन है? जो इंसान मंच पर सबसे आगे खड़ा है, सारी तालियां और वाहवाही बटोर रहा है, क्या सिर्फ वही सफल है? या फिर उन अदृश्य ताकतों का क्या जो उस सफलता की बुनियाद रखती हैं? चलिए इस पर्दे के पीछे की दुनिया को जरा करीब से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी बात पर गौर करते हैं कि संगतकार एक अनसुना नायक आखिर है कौन? एक तरफ है हमारा मुख्य गायक, आवाज एकदम भारी, चट्टान जैसी मजबूत, गूंजती हुई और दूर दूर तक मशहूर। और दूसरी तरफ है हमारा संगतकार। उसकी आवाज में एक कोमलता है, एक सुंदरता है और हाँ, हल्की सी कंपन भी है। पर्दे के पीछे रहने वाला ये किरदार मुख्य गायक की गूंजती आवाज को अपनी नाजुक आवाज से लगातार सहारा देता है। कविता की शुरुआत ही कुछ इस तरह होती है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वो अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। ये पंक्तियां सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि इन दोनों के बीच के एक बहुत ही गहरे और ऐतिहासिक रिश्ते का सजीव चित्रण है। अब यहाँ प्राचीन काल से का मतलब क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है कि ये संगतकार कोई आम कर्मचारी या सिर्फ एक तकनीकी सहायक नहीं है। ये कोई भी हो सकता है। शायद गायक का अपना छोटा भाई, कोई बेहद समर्पित शिष्य, या फिर मीलों पैदल चलकर संगीत सीखने आया कोई दूर का रिश्तेदार। ये रिश्ता पूरी तरह से समर्पण और असीम सम्मान से भरा हुआ है। आइए अब सुरों के भंवर में उतरते हैं। देखते हैं कि जब प्रदर्शन अपने उफान पर होता है और मुख्य गायक जोखिम उठाने लगता है, तब क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। पहला है सरगम, यानी संगीत के मूल 7 स्वर, और दूसरा है अनहद। यह योग या साधना की वह आध्यात्मिक स्थिति है जहां इंसान इस दुनिया की हदों को पार करके एक अलग ही आनंद में खो जाता है। मुख्य गायक की मानसिक स्थिति को समझने के लिए यह जानना बहुत अहम है। और इसी स्थिति को कवि कुछ यूं लिखते हैं। खो चुका होता है जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। ये वो संकट का पल है जब मुख्य गायक अपनी ही कला के अनहद में इतना डूब जाता है कि वो जटिल सुरों के जाल में कहीं रास्ता भटक जाता है। ऐसी स्थिति में जब गायक सुरों के जंगल में भटक जाए, तब ये संगतकार ही होता है जो गीत की स्थायी यानी मुख्य पंक्ति को मजबूती से थामे रहता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई आपका पीछे छूटा हुआ सामान समेट रहा हो। वो एक एंकर की तरह काम करता है जो भटके हुए गायक को सुरक्षित वापस ले आता है। ये पल गायक को उसके उन पुराने दिनों की याद दिलाता है जब वो खुद एक नौसिखिया हुआ करता था। अब बढ़ते हैं तार सप्तक और डूबता स्वर की तरफ। देखते हैं कि जब कोई प्रदर्शन अपनी चरम शारीरिक सीमा तक पहुंचता है तो वहां कैसा तनाव पैदा होता है। यहां एक और अहम शब्द आता है, तार सप्तक। इसका सीधा सा मतलब है संगीत का वो सबसे ऊंचा और सबसे मुश्किल हिस्सा जहां आवाज को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। गायक को कितनी गहरी शारीरिक थकान का सामना करना पड़ने वाला है, ये समझने के लिए तार सप्तक को समझना बहुत जरूरी है। कवि ने उस टूटते हुए पल को क्या खूब लिखा है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, ये बताने के लिए कि वो अकेला नहीं है। जब सुर बहुत ऊंचे चले जाते हैं तो गायक का गला जवाब देने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसका सारा उत्साह, उसकी ऊर्जा राख की तरह नीचे गिर रही हो। और ठीक इसी टूटने वाले बिंदु पर संगतकार की आवाज जादू का काम करती है। वो आगे बढ़कर सारी लाइमलाइट नहीं चुराता, बल्कि अपने सुर से गायक को एक बहुत ही प्यारा सा संदेश देता है। वो कहता है, घबराओ मत, कोई साथ है, तुम अकेले नहीं हो, हम इसे फिर से गा सकते हैं। वो प्रदर्शन को बचाए रखने के लिए अपना पूरा भावनात्मक सहारा दे देता है। अगर परीक्षा या पढ़ाई के नजरिए से भी देखें तो ये जो भावनात्मक उतार चढ़ाव है ना, यही इस विषय की असली कुंजी है। ये केवल एक कविता का पाठ नहीं है, बल्कि मानव मनोविज्ञान का एक ऐसा गहरा अध्ययन है जिसे जानबूझकर पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। अब आते हैं इस रचना के सबसे गहरे और दार्शनिक हिस्से पर। विफलता नहीं, ये मनुष्यता है। कविता का अंत इन शानदार पंक्तियों से होता है जो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम निष्कर्ष हैं। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, उससे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए।
यहाँ हमारा पूरा ध्यान उस जानबूझकर रखी गई हिचक या संकोच पर होना चाहिए जो संगतकार की आवाज में है। ध्यान दीजिएगा, संगतकार गाते वक्त जानबूझकर अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज से नीचा रखता है, लेकिन यह उसकी कोई कमजोरी या असफलता बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह उसका बड़प्पन है। किसी दूसरे इंसान को मंच पर चमकने देने के लिए अपनी ही ताकत को जानबूझकर पीछे रखना, यह गहरी इंसानियत, सहानुभूति और सम्मान की निशानी है। और इस दर्शन की सबसे शानदार बात यह है कि यह सिर्फ एक संगीत के मंच तक सीमित नहीं है। इसीलिए हमारा अगला भाग है जीवन के हर क्षेत्र में। अगर हम अपने आसपास देखें तो ये संगतकार हमें हर जगह मिल जाएंगे। राजनीति में किसी बड़े नेता के पीछे दिन रात पसीना बहाने वाले आम कार्यकर्ता, किसी बड़े मैच में स्टार खिलाड़ी को गोल करने का मौका देने वाले टीम के बाकी सदस्य, सिनेमा के पर्दे पर हीरो तो दिखता है लेकिन उस एक सीन को परफेक्ट बनाने वाले सैकड़ों क्रू मेंबर्स, या फिर सीमा पर किसी कमांडर का साथ देने वाले जांबाज सैनिक। जो महिमा हमें सामने दिखाई देती है उसकी पूरी इमारत इन्हीं अदृश्य नायकों के कंधों पर टिकी होती है। यहीं से हमें समझ आता है कला में साथीपन का महत्व। ये टीम वर्क और सहयोग ही किसी भी महान प्रयास के असली इंजन होते हैं। प्रश्नों और अभ्यास सामग्री के दृष्टिकोण से भी ये स्पष्ट हो जाता है कि इस निस्वार्थ साथीपन को समझना ही सबसे जरूरी है। एक संगतकार केवल एक हेल्पर नहीं है, वो स्थिरता, करुणा और सहयोग का एक जीता जागता प्रतीक है। और अंत में इस एक बात को हमेशा के लिए गांठ बांध लेना चाहिए, उसकी हिचक को विफलता नहीं, मनुष्यता समझना चाहिए। ये एक अकेली पंक्ति हमारे लिए सफलता के पूरे मायने ही पलट कर रख देती है। ये हमें सिखाती है कि अगली बार जब हम किसी शानदार प्रदर्शन को देखें तो एक पल के लिए उन अनसुने अदृश्य नायकों के बारे में जरूर सोचें जो सफलता की असली रीढ़ हैं। तो सोचिए, क्या हमारे आसपास भी ऐसे कोई संगतकार मौजूद हैं जिन्हें हमने आज तक मुड़कर नहीं देखा? इस सवाल के साथ हम आज की यह